हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट 12 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि वो 10 इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं आपके एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हम कंसेप्ट भी सीखेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है और इसके लिए हम क्या शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर के भी सवाल हैं और कुछ नए सवाल भी हैं, तो वो सारे सवाल भी हम देखेंगे। यह आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, ठीक है। आप इसे एक बूस्ट के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो पहला सवाल दिया हुआ है कि एक अधूरे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से 78 मीटर दूर एक बिंदु पर 30 डिग्री है, ठीक है। टावर को कितना ऊंचा उठाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु पर तैयार टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो ये है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। तो चलिए हम इस सवाल को हम देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, हम इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टावर बनाएंगे और यहाँ से एक पॉइंट लेंगे जो कि दूर है कितना, 78 मीटर, ठीक है। ये दूर है 78 मीटर। अब यहाँ से एक बिंदु पर इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना, इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण है ये है हमारा 30 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि टावर को कितना ऊंचा उठाया जाना चाहिए। मान लीजिए कि इस टावर को हमने h हाइट तक ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया और इसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से हम सेम बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण होगा वो हमारा 60 डिग्री बन जाता है। ये देखिए हमारा जो है 60 डिग्री बन गया। ये चुटकी में हल होने वाला सवाल है। तो यहाँ से देखिए कि आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का रेशियो आप निकाल लीजिए। tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, tan 30 डिग्री बराबर जो होता है वो 1/√3 होता है। और आप जानते हैं कि ये जो होता है P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आप देखें कि इसको हम 1 लिख सकते हैं और इसको हम √3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से tan 60 के लिए देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे, ठीक है। tan 60 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, क्योंकि tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि P/B, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है √3 और यहाँ पे 1 है ना, लेकिन ये दोनों सेम है और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ 78 मीटर दिया हुआ है। तो हमको जो हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो इसको और इसको सेम करना होगा। यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 होना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ भी √3 गुना करेंगे और यहाँ भी हमको √3 का फैक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, √3 × √3 हो जाएगा 3, है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखें कि √3 का जो वैल्यू दिया हुआ है सवाल में किसके इक्विवेलेंट है, 78 मीटर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √3 इक्विवेलेंट है किसके, 78 मीटर के, ठीक है। हमको निकालना कितना है, 2 यूनिट का मान निकालना है। तो इसलिए 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय √3 × 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 26 √3 है ना। और 26 गुना 2 कितना हो जाएगा, 52। ये हो जाएगा हमारा 52 √3 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि आपके पास एक टावर दिया हुआ है, और एक ही साइड से 2 बिंदु से इस टावर का जो है उन्नयन कोण है ना अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। एक ये है उन्नयन कोण और यहाँ पे दूसरी बिंदु ये है और यहाँ से हम इसको आगे मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये थीटा दिया हुआ है और ये 90 - थीटा है, ठीक है। एंगल जो है उसका कम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, ठीक है। और ये टावर की हाइट है, ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस b है। तो h जो होता है हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, √a × b होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के सवाल आएँ तो डायरेक्टली h = √ab का फार्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल दिया हुआ है कि एक लड़के और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि लड़का अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है तो लड़के का वजन क्या होगा। एक लड़का है और यहाँ पे 3 लड़का है और टोटल हमारा जो है औसत वजन है 55, ठीक है। तो
तो यहाँ से एक का औसत वजन है x, 3 का औसत वजन है x, तो लड़के का औसत वजन जो है तीनों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करके बराबर 55 गुना 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 4 प्लस ये हो जाएगा 3 × x टोटल वजन, और ये टोटल वजन हो जाएगा 55 गुना 4, तो ये हो जाएगा 220, और यहाँ से हो जाएगा 4x में से ये 4 इधर चला जाएगा, 220 - 4 यानी कि 216, और x का मान कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16। और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या पूछा है, लड़के का वजन, तो लड़के का औसत वजन कितना हो जाएगा, एक ही लड़का है तो औसत वजन कितना हो जाएगा x + 4, तो x + 4 का मान कितना हो जाएगा, 54 + 4 = 58 kg। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए ने एक मोबाइल फ़ोन 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% के हानि पर बेचा। यदि सी ने इसके लिए 5625 रुपये का भुगतान किया तो ए ने फ़ोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। तो इसको एक सीरीज मेथड से हम बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ए है, बी है और सी है। ए ने बी को बेचा, अगर ए का क्रय मूल्य जो है एक्स है, ठीक है, तो ए का क्रय मूल्य एक्स है, तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% के लाभ पे 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब कि अगर इसको हम देखेंगे तो इसका जो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य x × 5/4। फिर उसी तरीके से ये जो होगा ये बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और जब बी सी को बेचेगा तो कितने प्रतिशत के लाभ पर हानि पर बेचेगा, 10% के हानि पर बेचेगा। तो 10% हानि होने का मतलब है कि 90%। ठीक है, 90% पर बेचा, 90% मतलब 9/10, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9/10। और ये जो होगा वो सी का क्रय मूल्य होगा, यानी कि ये जो होगा क्रय मूल्य होगा। सी ने कितना इसके लिए भुगतान किया, क्रय मूल्य 5625 रुपये। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे x के लिए और हमारा मान आ जाएगा। फिर हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 और 5 25, ये भी कट जाएगा हमारे पास, कितना, 9 दूनी 18, 9 5 45। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 125 × 2, 250 × 2, 500 × 10, 5000। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5000 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक मोटर बोट जिसकी गति स्थिर जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम धारा के अनुकूल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास x जो है बोट की गति है, नाव की गति है, और y जो है धारा की गति है, स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से ये सवाल है। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल में कितना हो जाएगा, x + y, और प्रतिकूल में रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, x - y। अब यहाँ पे 24 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 24/x - y। x का मान दिया हुआ है हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान यहाँ से हम निकालेंगे, तो 24/20 - y, धारा के प्रतिकूल हो जाएगा 24/20 - y, और उसी दूरी को धारा के अनुकूल जाने में जो समय लग रहा है उससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 30/60 हो जाएगा। इसको यहाँ पर देखिए कि किलोमीटर पर आवर में है, घंटा जो है आवर में दिया हुआ है, तो हमको भी यहाँ पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, मिनट को घंटा में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, ये 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से 24 कॉमन ले लेंगे, इसको हम इधर करेंगे तो हम एक स्टेप आगे की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 20 + y - 20 + y डिवाइडेड बाय 20 - y × 20 + y, a - b × a + b, 400 - y² बराबर 1/2। यहाँ से 20 कट जाएगा, 24 × 2y 48y × 2 96y, यानी कि 400 - y² - 96y बराबर 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघातीय समीकरण आ गया। इसको हम माइनस कॉमन लेके उधर कर देंगे, इसको जो हमारे पास माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y² + 96y - 400। ठीक है, ये बन जाएगा 0। यहाँ से y का मान आपको क्या मिल जाएगा, 96 को हम 100 - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान हमारे पास क्या बन जाएगा, एक y का मान आ जाएगा y = -100
और एक आएगा हमारे पास 4। तो हमको y का मान 4 लेना है क्योंकि निगेटिव हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो y का मान 4 लेना है। अब बोल रहा है कि 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाए, तो समय कितना लगेगा, 39 बटा धारा के अनुकूल यानी कि 20 प्लस y, 20 प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जा रही है, ठीक है। अब जो न्यू स्पीड जो हो जाएगा x का वो हो जाएगा 22, 20 प्लस 2 22। बोट का जो स्पीड हो जाएगा वो 22 हो जाएगा न्यू, ये हो जाएगा 22। अब 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा 26, और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, 30 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 4 यानी कि 18। तो यहाँ से हम इसको 13 तिहाई 39, 13 दूनी 26, 6 पंछे 30 और 6 तिहाई 18। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9 प्लस 10 19 बटा 6 घंटा। तो 6 तिया 18, 3 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 1 बटा 6, 1 बटा 6 गुना 60 करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, 6 दें 60, 3 घंटा 10 मिनट हमारा जो होगा, और वो हमारा होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखते हैं कि आपका जो है इस तरह के सवाल में एक्चुअली क्या होता है कि थीटा का मान आप बीच में रख के इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके जिस थीटा के एंगल पे ये दोनों बराबर आ रहा है वही थीटा का मान यहाँ पे रख के आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। कॉस थीटा का मान जो जनरली हम जानते हैं 0, 30, 60 है ना, 30, 45, 60, 90, उस केस में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आने वाला। तो इसको हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 3 कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप इस सवाल को एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3 कॉस थीटा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 3 माइनस 4 यानी कि -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 3 कॉस थीटा को तोड़ के लिख सकते हैं 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से -1 और यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। तो यहाँ से 4 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पे -1 कॉमन, कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान आ जाएगा -1 और 1/4, ठीक है। तो -1 वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 0 से 90 के बीच में थीटा का वैल्यू रखना है हमको। तो जब आप ये वाला कंसेप्ट जानते हैं ऑल साइन 10 कॉस, ठीक है, ऑल साइन 10 कॉस, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 कॉट पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये है 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें जो है जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो हमारा पॉजिटिव होंगे। तो कॉस थीटा का मान इसमें निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव दे रहा है तो इस वैल्यू को हमको नहीं लेना है, तो कॉस थीटा का मान 1/4 लेना है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा बराबर 1/4 रखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास b/h। b/h बन जाएगा तो यहाँ से हम p निकाल सकते हैं √h² माइनस यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा √15। अब यहाँ से 2 tan थीटा का मान रखेंगे तो 2 गुना tan थीटा का मान कितना होता है p/b, तो ये हो जाएगा √15/b, b कितना है 1, प्लस 4 साइन थीटा का मान p/h, तो p कितना है √15/4, माइनस सेक थीटा का मान 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा मतलब cos थीटा का उल्टा यानी कि ये हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2√15 प्लस 1√15 ये हो जाएगा 3√15, 3√15 माइनस 4, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या 23A 6, 8B ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 से जो विभाजितता का होने का नियम है वो कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक्चुअली क्या करेंगे कि ऑप्शन से चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पर 3 2 5 8 5 13 6 19 8 27 और 9 36 आ रहा है, जो तीनों से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। यहाँ से 3 2 5 9 14 6 20 8 28 5 33 आ रहा है। तो 33 जो आ रहा है वो सिर्फ 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि अलग अलग स्कूलों से कुछ छात्र केवल लड़के और लड़कियां एक ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में असफल रहीं। परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र असफल हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 छात्र हैं, यहाँ पर 2 हैं लड़के और लड़कियाँ। मान लेते हैं लड़के हैं जो हैं कुल बी हैं और लड़कियों की कुल संख्या जी है। 20% लड़के और 15% लड़कियां असफल रही। तो 20% लड़के और यहाँ पे दिया हुआ कुल 90 छात्र असफल हुए। तो 20% प्लस, तो बी का 20%, बी का 20% मतलब बी का 1/5, अब प्लस 15% का मतलब 3/20। ये हो जाएगा जी का 3/20 और ये टोटल जो संख्या है वो है 90। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है कि परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या, यानी कि लड़कों की संख्या परीक्षा में पास होने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। तो पास होने वाले कितने हैं? 20% लड़के फेल हो रहे हैं, तो पास होने वाले 80%, 80% मतलब 4/5 प्लस बराबर जो है लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। तो लड़की जो है 15% फेल हुई, तो 85% पास हो रही होगी। तो 85% का मतलब है कि 17/20। तो ये हो जाएगा जी का 17/20 और इससे जो है 70 अधिक थी। हमारे पास जो है 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अगर हम इस बराबर को यहाँ ना रख के, है ना, यहाँ रखें, ये माइनस इसको कर दें, इसको इधर ला के, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। इन दोनों में क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ देखिए बी का 4/5 है, इधर बी का 1/5 है। तो यहाँ से हम 4 से गुना करेंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास एक, है ना, मान आए जिससे हम वैल्यू निकाल सकें किसी का। ये माइनस है तो इसको प्लस करना होगा, यहाँ पर देखिए कि ये प्लस है तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बी का 4/5, यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 17। तो 12 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा? -5g, -5g/20 बराबर 9 चौका 36, 360 - 70, ठीक है। तो 360 - 60 300, ये हो जाएगा 290। तो सॉरी, ये हो जाएगा 12 प्लस, ये यहाँ पर ये प्लस है तो ये प्लस 17 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो 12 + 17 जो हो जाएगा 29 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 290। तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो जी का मान कितना? टोटल लड़कियों की संख्या आ गई 200। अब जी का मान यहाँ पे रखेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो जी का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? बी का मान, ये हो जाएगा b/5 इक्वेशन 1 से, प्लस 20 गुना 200 गुना ये 10 बार में, ये हो जाएगा 30। तो ये कितना बन जाएगा? 90 - 30 बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 60 और बी का मान हो जाएगा 60×5 300। तो टोटल लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 + 300 500। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास कि x + 6y = 8 है और xy = 2 है, जहाँ पे x > 0 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये सबसे आसान सवाल है और तुरंत हल होने वाला भी सवाल है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो x³ + 216y³ को हम कितना लिख सकते हैं? a³ + b³ के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा? 6y³। a³ + b³ का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b। तो a कितना है हमारे पास? x + 6y × x² + 6y का होल स्क्वायर 36y² माइनस ab, यानी कि माइनस ab 6xy, और xy का मान 2 दे रखा है यहाँ पर, और x² + 36y² का मान हम यहाँ से निकाल सकेंगे। ये दोनों को तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x² + 36y² + 2xy, 2 गुना 6 गुना 12xy, 12xy बराबर 8 का स्क्वायर 64।
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर को हम 64 माइनस 12xy, यहाँ पे 64 माइनस 12xy लिख सकते हैं। और ये टोटल जो हो जाएगा हमारे पास, इसका मान 8 है, 8 गुना 64 माइनस 18xy, ठीक है। तो 64 माइनस 18 गुना 2xy का मान 2, 18 दूनी 36, 64 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 28, और 28 से ठीक कितना होता है, यहाँ पर देखिए कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 64, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है हमारे पास। 4 यूनिट डिजिट वाला सिर्फ ऑप्शन 3 है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में AB, BC और CA पर क्रमशः P, Q और R बिंदु इस प्रकार लिए गए हैं कि BQ बराबर PQ है, QC बराबर QR है। यदि BAC बराबर 75 डिग्री है तो एंगल PQR का माप क्या होगा। तो फिगर से इसको हम समझेंगे। फिगर ड्रॉ करने से आधा सवाल जो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। एक ट्रायंगल बनाएंगे और हमारे पास शीर्ष दिया हुआ है A, B और C। PQR जो है AB, BC और CA पर है। यहाँ पर A, BC और CA, ये P, ये Q और ये R, ये दोनों को भी हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। अब हमारे पास BAC बराबर 75 डिग्री, ये बराबर 75 डिग्री है, और BQ बराबर PQ, BQ बराबर PQ, ये भुजा बराबर है, और QC बराबर QR, QC बराबर QR, ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो कैसे इसको निकालेंगे? निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज ABC में, है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर देखिए कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके साथ जो तीसरी भुजा के साथ जो बना कोण होगा वो भी बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये दोनों भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा के साथ जो बना कोण होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि x प्लस वाई प्लस 75 बराबर 180, हमारे पास एक इक्वेशन मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस 75 बराबर 180। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 75 जाएगा 105 डिग्री, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या बनेगा हमारे पास कि ये देखें कि ये वैल्यू कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे कि 180 माइनस 2x, ये बन रहा है 180 माइनस 2x, और ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 180 माइनस 2y, है ना। और ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, PQR बराबर 180 माइनस 180 माइनस 2x, क्योंकि लीनियर एंगल है ना। ये यहाँ से टोटल यहाँ तक का मान 180 होगा, तो दो एंगल का मान हमारे पास दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल हम 180 से घटा के निकाल सकते हैं। ये भी हो जाएगा 180 माइनस 2y। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 180 प्लस 2x माइनस 180 प्लस 2y, 180 और ये प्लस 180 खत्म हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, 2x प्लस 2y, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का मान है 105, तो ये हो जाएगा 210, तो 210 और हमारे पास माइनस 180, तो ये बन जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आज के हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह के भी सवाल आते हैं कि कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिए रहते हैं, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसका जो सर्कम रेडियस होगा, है ना, मान लेते हैं कि एक सर्कल जो है इसको लेके खींचा गया, ये हो गया, और एक सर्कल जो है इसको साइड से लेके खींचा गया, जो कि हमारा इन सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ से इससे भी बहुत सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पे साइड दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाता है कि इसका जो है इन रेडियस क्या होगा, इन रेडियस, और यहाँ से ये जो रेडियस हो जाएगा वो सर्कम रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है दोस्तों, वो होता है h = √3/2 इंटू भुजा, ये होता है। इसका जो इन रेडियस होता है r जो होता है वो होता है a/2√3, और कैपिटल R होता है a/√3, ठीक है। और एरिया जो इसका होता है, एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो होता है
√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और r/r का जो रेशियो होता है, r/r सर्कम रेडियस बाय इन रेडियस, ये हो जाता है 2:1 का रेशियो, ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप आराम से इन जैसे सवालों को आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही बेबाकी से आप इसे हल कर सकते हैं। ए बराबर 16, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी बराबर 12, 4 दिन 7 काम करते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एफिशिएंसी लगाएंगे, तो एफिशिएंसी 16 × 48, ये हो जाएगा 3, 16 × 48 है ना, 3 काम पर डे, और ये 12 × 48, यानी कि अगर ये 4 दिन में काम को पूरा कर रहा है तो एक दिन में वो 4 काम प्रतिदिन करेगा। तो ये इसका हो जाएगा एफिशिएंसी। अब है कि उन्होंने 4 दिन 7 काम किया, तो 4 दिन का मतलब है कि एक दिन में वो टोटल कितने काम करेंगे। अगर दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो 3 प्लस ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में 4 काम करेगा, तो एक दिन में टोटल कितने काम करेंगे, 7 काम, ठीक है। 7 काम प्रतिदिन करेंगे, तो 4 दिन में कितने काम करेंगे, तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 काम पर डे है ना, गुना 4 दिन, तो हो जाएगा 28 काम। हमारे पास बचा कितना काम रिमेनिंग, 20 काम। 48 में से 28 जाएगा, 20 काम बचा। 20 काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का एफिशिएंसी है 4 काम प्रतिदिन, तो 20 काम को करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5 दिन में करेगा, है ना, 5 दिन में। तो कह रहा है कि काम को पूरा करने के लिए बी ने कितने दिन काम किया, तो बी तो यहाँ पे पहले 4 दिन काम किया और रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए 5 दिन काम किया, तो ये हो जाएगा 4 + 5 यानी कि 9 दिन में उसने काम को पूरा किया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो थे हमारे 10 सवाल थे, और इस तरह के भी सवाल जो है हम आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, और सवालों के माध्यम से आपको कंसेप्ट भी बताएंगे, और इससे रिलेटेड जो है सवालों को सॉल्व करने का जो सबसे शॉर्ट अप्रोच होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।